अब मेरे पीछे देखिए, ये वो सीलिंग है, ये बड़ा मशहूर वर्ली का सी फेस है। ये समुंदर है, आप देख सकते हैं सूरज कितना खूबसूरत इस वक्त नज़र आ रहा है यहाँ से। तो ये मशहूर मुंबई का वर्ली सी फेस है। और वो सीलिंग है, सीलिंग जो होता है वो ये अभी नए बदलते मुंबई की कहानी बता रहा है। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने मुल्क को किस तरह से ज़्यादा तरक्की शुदा बनाएं, हमारे मुल्क की अपनी आर्थिक ताकत जो है वो कैसे नज़र आए। देश की आर्थिक राजधानी है ये मुंबई, तो ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। हमारे साथ किरित सोमैया जी हैं, हमारे साथ राशेष शाह साहब हैं, संजीव जी हैं हमारे साथ, और मदन साहब निवे से। हमारे सारे मेहमानों को फिक्की के ऑफिस से उठाकर मैं यहाँ लेकर आया उनको। राशेष जी, आपसे एक पॉइंट शुरू करना चाहूँगा। जो बात मैं आखिरी हिस्से में किरित सोमैया से कर रहा था कि लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता कि आप सिस्टम्स झटके से या तेजी से बदल पाएंगे। लोग सोचते हैं समय लगेगा, आप कह देंगे नहीं हम सब हिंदुस्तान में सब कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे मैंने कुछ पिछले हिस्से में पूछा था कि भाई 4 पेन बनानी है, मैं यहाँ से क्यों मैन्युफैक्चर करूँ, चाइना से क्यों ना लेके आ जाऊँ। वो विश्वास किसी सरकार को जीतने में कितना टाइम लगेगा? आई थिंक एक तो एज आई सेड अर्लियर कि थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ गया है। हाँ। तो एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। हाँ। अभी इसको फॉलोअप करना है, और जो फॉलोअप करना है उसमें ये गवर्नमेंट की अप्रोच है कि जो स्मॉल इम्प्रूवमेंट करना इन्होंने चालू किया है, ये भी ज़रूरत है। जो इंक्रीमेंटल ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट करनी है वो हमारे हिसाब से हो रही है। और उसके साथ में कुछ स्ट्रक्चरल बड़े वाले चेंजेस भी करने हैं। वो उसमें काफ़ी लोगों का मानना है कि शायद इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट को वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंज भी करेंगे। और ये स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेट को, ये जो कंट्रोल है, जो पावर है, उसको कम करना पड़ेगा। सो वो जो साइकोलॉजिकली वो होता है ना कि हम जब भी माँ बाप होते हैं तभी हमारे किड्स 18 साल के हो जाते हैं, तभी हमें उनको थोड़ा छोड़ देना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरली के इकोनॉमी को लूजन करना है। इंडियन एंटरप्रेन्योर, इंडियन बिजनेस को कॉन्फिडेंस देना है कि आप लोग अच्छी तरह काम कर सकते हैं और हम ये कंट्रोल कम कर देंगे। सो वो होपफुली इलेक्शन के बाद नेक्स्ट 3-4 महीने उससे लोगों का सेंटिमेंट जो है थोड़ा और मजबूत होगा। और उसके साथ में ये जो आपने कहा जो ईज ऑफ बिजनेस है, हाँ। वो जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। हम जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से इंटरेक्ट करते हैं उसमें भी काफ़ी चेंज ऑलरेडी हो गया है कि उनको छोटी छोटी बातें उनको सॉल्व करनी है, लेकिन उससे कंप्लीट काम नहीं होगा। तो हमें वो भी करना है। और एक थर्ड थिंग ये कि इकोनॉमिक पॉइंट भी है कि आज आसान है एक इंडियन बिजनेस के लिए चाइना जाओ, मैन्युफैक्चर करके इधर लेके आओ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आपको इंडियन मार्केट को केटर करना है, और इंडियन मार्केट काफ़ी बड़ा है, इंडियन मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, काफ़ी ग्लोबल कंपनियां भी है जिनको इंडिया में आना है और उनको इंडिया को मार्केट केटर करने के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, तो इसके लिए एक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस भी होना है। ये तो इकोनॉमिक रियलिटी है। हाँ, वो तो बड़े स्तर पर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि मैं इनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बनना बहुत ज़रूरी है। हकीकत ये है कि हमने जब अलग अलग तरीके के जोन्स बनाने की कोशिश की, हम सब जानते हैं ये पुराने आइडियाज़ हैं, वो उस तरह से कारगर नहीं हो सके सरकारों के लिए जैसा होने की उम्मीद की जा रही थी। आपकी बात एकदम सही है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का कंसेप्ट आया, हाँ। इंडस्ट्री जोन का कंसेप्ट आया, लेकिन हमारी रेड टेपिज्म में और करप्शन में दोनों में ये खो गया। चाइना ये सक्सेस स्टोरी बना पाया, मैं नहीं बना पाया। तो वास्तव में यहाँ पर के जो लोग हैं, जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर, उसमें बहुत क्षमता है। यहाँ से आपने देखा कुछ SEZ चले, 2-4 चले, आज वहाँ पर ऑटो कार भी मैन्युफैक्चरर होती है, ऑटो स्पेयर पार्ट भी मैन्युफैक्चर होते हैं, और यहाँ से वही ऑटो स्पेयर पार्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं। हाँ। तो हमारा पॉइंट इतना ही है कि मैं यहाँ के बिजनेस सेक्टर को, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, आज हमारा सर्विस ग्रोथ तो आ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर मैं 10% ले जाऊंगा तो रोजगार बढ़ेगा। साथ साथ यहाँ पर जो मेरा मैन्युफैक्चर बाहर से इंपोर्ट होके आता है, जिसके कारण पावर यानी फॉरेन एक्सचेंज मिसमैच होता है, रूपी जो गिरता जा रहा है,
वो मजबूत होगा। और साथ में तीसरी बात ये होगी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट बढ़ेगा तो इंडिया की ब्रांड बढ़ेगी। हाँ, ये तो बात सही है। एफडीआई आएगा और एफडीआई आएगा तो विकास 10% जाएगा। रेड टेप के बाद स्किल डेवलपमेंट, पावर और हमारी जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हुई, पोर्ट्स हुई, तो इन सब को अगर हम डेवलप ना करें और हम एक्सपेक्ट करें कि मेक इन इंडिया अपने आप में एक यथार्थ हो जाएगा, वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा कि बहुत कम लोग, मैं किरीट जी को भी इसमें ज़रूर लाऊंगा, बीजेपी की गवर्नमेंट है बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, सब सोचते हैं ऐसे कोई एक नया कानून है या मसला हो, ये राष्ट्रीय बहस है या राष्ट्रीय नीति। लोग भूल जाते हैं कि स्टेट्स आज खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स और सेक्टर्स के हिसाब से वो अपने नियम कानून बनाते हैं। तो अभी भी ऐसी स्थिति हर मसले पर नहीं है कि एक ही कॉमन लॉ है, सामान्य कानून है जो सब तरफ अप्लाई होगा। क्या इन्वेस्टर्स इस बात को समझते हैं कि आपको एक अलग राज्य में जाना है तो हो सकता है कि केंद्र की कही हुई नीति या नरेंद्र मोदी का किया हुआ प्रॉमिस किसी टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, वो लागू नहीं होगा? हम ये याद रखना चाहिए कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, इज अ सेंटर ऑफ स्टेट्स हैं, और हब स्टेट्स का अपना अपना दे हैव देयर ओन विजन अबाउट क्या करना चाहिए। और जैसे कि हमने देखा है कि गुजरात मॉडल हैज बीन एन एक्सीलेंट मॉडल, जो आई थिंक एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, सब लोग बोलते हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू फॉलो इट। सो आई थिंक इंडिविजुअल स्टेट्स को अट्रैक्ट करना है एंड दे हैव टू प्रोवाइड द इंसेंटिव्स टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट वी आर टॉकिंग ऑफ एक्चुअली मटेरियलाइजेस। एक बात तो है, हम हमेशा जीएसटी के बारे में बात करते हैं ना, दैट्स द थिंग जो सेंटर और स्टेट दोनों रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन हर एक इंडिविजुअल स्टेट में हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है विच इज़ वेरी प्रोग्रेसिव एंड विच इज़ ओपन टू इन्वेस्टमेंट, वो हो जाता है। कि जैसे आप लोगों की गवर्नमेंट ये बहुत बड़ी, मैंने कई सारे इकोनॉमी से भी कहा कि आप लोग, और क्षमा चाहता हूँ विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, मैं उनको आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैंने आप लोग कभी कभी जब बात करते हैं नीतिगत चीज़ों पे, आप सोचते हैं खाली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री या संसद से हुआ फैसला है वही आखिरी कानून है। राज्य आज अपना इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े अपने एजेंडे हैं, चीफ मिनिस्टर यात्राओं पर जाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाकर अपने हिसाब से कानूनों की तब्दीली करते हैं। तो ये बैलेंस आप कैसे लाएंगे? एक बात बहुत अच्छी हुई है, गए 10-15 साल इन 21st सेंचुरी, अभी राज्य सरकार भी विकास की बातें करने लगी। हाँ, ये बात सही है। अभी राज्य सरकार भी इन्वेस्टमेंट की बातें करने लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। राज्यों में विभिन्न पार्टी की सरकार है, जिसके कारण अभी यानी एक क्या हो रहा है कि कोई एक हमको लीडर चाहिए था। ये मोदी यानी एक लीडर मिला कि जिसका विकास का एजेंडा है। मैं आपको कहता हूँ कि अभी महाराष्ट्र की बात करें, गत 2 महीने भर में 2-4 बार प्रधानमंत्री आए कुछ न कुछ प्रोजेक्ट के उद्घाटन या उसके लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भले कांग्रेस का है, लेकिन ओपनली पब्लिकली उन्होंने कहा हमें महाराष्ट्र में ये करना है, हमें ये करना है, केंद्र सरकार हमें इस प्रकार की सहायता दे। स्ट्रक्चर में सुधार होगा, ये मैं मानता हूँ कि ये होगा। रेड टेप कम होगा, मैं मानता हूँ ये भी होगा। लेकिन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि हम लोगों ने उतना प्रधानता नहीं दी है, लेकिन वो देना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना है। तो पहली बात ये कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरी हमें लेबर लॉस को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये एक पॉइंट है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत पुराने और घिसे पिटे तरीके से वो लॉज आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। आज भी देखिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में घुसता है तो उसके मन में सबसे बड़ी डर जो है वो इस बात की नहीं रहती है कि वो जो लोकल लॉज वगैरह हैं उनके अंतर्गत वो कैसे काम करेगा, लेबर के साथ वो कैसे डील करेगा। हाँ, वो बहुत बड़ी उसके मन में रहती है। आपने देखा भी होगा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज को भी, टोयोटा से लेके होंडा को, लेबर प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ा। और जिन जिन राज्यों ने लेबर लॉज को और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया है, वहां पर हमने देखा है कि इंडस्ट्री जाके गई है। तो आज के समय में जबकि राज्य सरकार एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं, तो जहां पर लेबर लॉज ज़्यादा सुधार दिए जाएंगे, हम देखेंगे कि नेचुरली वहां के जाके क्या ज़्यादा लोग आकर निवेश करना चाहेंगे। ये इंक्लूजन कैसे आएगा? आपको मैं एक छोटा उदाहरण दूं कि आज यंगर जनरेशन हिंदुस्तान पे राज करने जा रही है। आज वो युवा पीढ़ी है, उसकी आय देखो बढ़ रही है, ऑफ कोर्स मिसमैच हो रहा है लेकिन बढ़ रही है। साथ में आपने देखा होगा, देखो ये युवा पीढ़ी का रहना तरीका ही अलग है, कितना नेट परचेज हो रहा है। और
आपने देखा होगा मोबाइल से लेके छोटे व्यक्ति से ऊपर तक आपको सीधा बटन दबाता है, SMS, ईमेल, व्हाट्सएप। तो मुद्दा यह है कि हम एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में थे, हमारी मानसिकता समाजवादी, वो जो गवर्नमेंट कंट्रोल लाइसेंस राजनीति थी, जिसके कारण विकास 2% होगा लेकिन हम सबको बांटेंगे। अब हमें जा रहे हैं, हम 21वीं सदी में खुली अर्थव्यवस्था में हम 2% का विकास 12% करेंगे और तब बांटना चाह रहे हैं, और सबको बांटने की शुरुआत करेंगे। ये मेजर डिफरेंस है। सिर्फ एक ही चीज है, जो डिसीजन मेकर है, जो लीडर्स इन द सोसाइटी इन एनी सेगमेंट, वो 40+ वाले हैं। उन्होंने जो सीखा है, उनका संस्कार, शिक्षा, वो बंद अर्थव्यवस्था, उसमें हुई लाइसेंस राज में हुई है। अभी उनका मानस हमें चेंज करना है, क्योंकि वो 40-50+ है, वो गवर्नमेंट में वो निर्णय लेता है, वो फाइलें रोकता है, वो पुराने, और इसके इंटरेस्टिंग, वो आप कह रहे हैं वो पुराने स्कूल से सोच रहा है। खुली अर्थव्यवस्था और सभी का समावेश। लेट अस वर्क मोर, अर्न मोर एंड एंजॉय। ठीक है, अमेरिकन फिलॉसफी बता रहे हैं क्रिस में। ये जो, जिसे मैंने कहा आपके फाइनल कमेंट्स कि ये इंक्लूजन जो हम सुनते हैं, ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करना चाहते हैं? अगर हम देखेंगे व्हाट हैज बीन द इंक्लूसिव मॉडल सो फार, अभी तक पिछले सरकार में जो हुआ है, इट्स मोर अ केस ऑफ गिविंग आउट कैश, जैसे नरेगा प्रोग्राम है। हाँ, ये सही बात, बहुत सारे लोगों ने, मैं जब लोकसभा चुनाव में घूम रहा था गांव देहात, बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये किस तरह का, इट्स अ गुड मॉडल, बट इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज सस्टेनेबल, क्योंकि फिस्कल प्रॉब्लम्स होता है। अभी ये करंट गवर्नमेंट, इनफैक्ट आई एम अ बिट क्रिटिकल अबाउट वो जन धन प्रोग्राम व्हिच दे हैव स्टार्टेड, वहाँ पे बोल रहे हैं कि जस्ट कीप ओपनिंग अकाउंट्स, it has an impact on the banking system. We should try and avoid these kind of schemes. जैसे कि Rasesh has been talking about, हम तो employment generation करना चाहिए। ये सरकार फ्री की आदत ना लगवाइए। फ्री की आदत, exactly. The moment you start creating employment, रोजगार बढ़ता है, automatically you will see that people's income increases. और सरकार की तरफ से जो social services है, they should be concentrated on it. जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पानी के बारे में बोल रहे हैं, health facilities बोल रहे हैं, in case education, अगर ये तीनों को गवर्नमेंट टैकल करते हैं, and private sector creates the jobs which you are able to do by creating an enabling environment, then I think we'll actually come across inclusive. मेरे ख्याल में ये सारे जानकारों ने बात अपनी बहुत स्पष्टता से रखी। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूँगा आपसे कि, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाषण देना बहुत आसान काम है। फिलहाल नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उनके पास समय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सारे मसले जिससे मैं हमेशा कहता हूँ, ये आपसे और हमसे ही जुड़े हुए हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या इस क्षेत्र में तब्दीली होनी है तो नौकरी लोगों को मिलेगी, और शायद आप समावेशी विकास की बड़ी तस्वीर को हासिल कर पाएंगे। फिलहाल मोदी जी भाषण बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन समयबद्ध तरीके से उनकी और उनकी सरकार को, साथ में मैं फिर दोहरा रहा हूँ, राज्य सरकारों को ये बताना पड़ेगा कि समयबद्ध तरीके से वो नीचे के सिस्टम को अपने हक के लिए, अपने आर्थिक परिवर्तन के लिए कैसे बदल रहे हैं। बहुत सालों से आप इस बात को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, दबी जबान कह रहे हैं, कह रहे नहीं बिजनेस का तो बड़ा बुरा हाल है, अर्थव्यवस्था का तो बड़ा बुरा हाल है, महंगाई का तो बड़ा बुरा हाल है। तो ये चुनौतियाँ फिलहाल टैकल करने के लिए सामने सर उठाए खड़ी हैं। मैं अभी ज्ञान प्रकाश, मुंबई से, NDTV इंडिया के लिए।